तेलंगाना के हैदराबाद के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस बार कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। यूं तो अगर हैदराबाद सीट की बात करें तो हमेशा से ही हॉट सीट रही है, क्योंकि यहां से असदुद्दीन ओवैसी आते रहे हैं सांसद बनकर, और पिछले 40 सालों से अगर देखें तो उन्हीं के परिवार का कब्जा यहां पर रहा है। बल्कि ये कहिए कि अगर इस जगह पर ओवैसी एक फैक्टर है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस किले में सेंधमारी की कोशिश की है, और सेंधमारी की कोशिश कुछ इस अंदाज में की है कि अपनी फायर ब्रांड नेता डॉक्टर माधवी लता को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जो एक डांसर है, पेंटर है, समाज सेवी है, और विरिंची अस्पताल आपको नाम सुना होगा, जो यहां रहने वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह इससे वाकिफ हैं। और अगर मैं परिचय देने लगी तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि लेडी डॉन के नाम से भी इनको जाना जाता है, लेडी सिंघम आप कहिए, और खुद को ये बुलडोजर भी कहती हैं। वो धीरे धीरे कर हम आएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो डॉक्टर माधवी लता, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। कैसी तैयारी चल रही है? आप तो एकदम छाई हुई हैं, आपके बयान, आपकी तस्वीरें छाई हुई हैं आप। बस बहुत ही मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, जितने बस्ती और मोहल्ले में हम जा रहे हैं, लोगों के तकलीफ सामने आ रहा है, उनके हर मसले सामने आ रहे हैं। इतने सालों से जो नहीं हुआ वो अब ओपन हो जा रहा है। सच्चाई का सही मायने में पूरा देश देख रहा है। आपको लग रहा है जो इतने सालों से नहीं हुआ और जो 40 सालों से हो रहा है, मतलब कि इस जगह पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, मतलब अपने आप में एक फैक्टर है यहाँ पर ओवैसी। आपको लग रहा है कि डॉक्टर माधवी लता जब यहाँ पर आई हैं तो उस किले को ध्वस्त कर पाएंगी? आखिर क्या सोचकर डॉक्टर माधवी लता को चुना बीजेपी ने? अभी बीजेपी ने क्या सोचकर मुझे चुने हैं, ये मेरा सोशल वर्क पे ही एकदम साफ हो जाता है। अभी मुझे क्या करना है, इस ओल्ड सिटी को, यहाँ के बच्चों को सही प्रकार का पढ़ाई नहीं है। यहाँ के बच्चे अभी भी गरीबी में, दलदल में है। अब बताइए कौन सा बच्चा को नहीं रहता मैं जाके कैडबरी चॉकलेट करूँ, मैं खरीदूँ, मैं भी एक अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं भी अच्छा स्कूल जाऊँ, मुझे भी एक अच्छे नौकरी मिलना चाहिए, मैं भी एक गाड़ी में बैठूँ। इनका अभी जिस प्रकार से मोबाइल फोन्स आ गए हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं मोबाइल फोन्स में कितने प्रकार से अलग अलग देश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जहाँ के वहाँ ही रह गया। हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, सबके बच्चे आगे बढ़े हैं, लेकिन इस हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के यहाँ के ना मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ पाए ना हिंदू बच्चे आगे बढ़ पाए। क्यों? लेकिन क्या कारण है कि फिर पिछले 40 साल से बार बार उसी ओवैसी परिवार को या ओवैसी को ही यहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी हर बार एक ही बात कहते हैं कि किस प्रकार वो दूसरे मजहब को गालियां देते हुए इन लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं कि वो मजहब के संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई भी मजहब कोई भी दूसरा मजहब को गाली देने के लिए नहीं सिखाता है। हर मजहब एक ही सिखाता है कि आप औरत का कदर करो। आप ही देखिए कितने मुसलमान परिवारों में औरत को अपनी हुनर सिखाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ते, औरत को इज्जत देने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मुसलमान घरों में मैं जितनी औरतों से, पसमानदा गरीब औरतों से मिली हूँ, वो लोग रो पड़ते हैं। इतने सारे बच्चे घर में होते हैं, उनको पेट भर का खाना नहीं दे पाते, उनको अच्छी शिक्षा दे नहीं पाते। क्या उन बच्चों का हक नहीं है कि वो भी अच्छे स्कूल्स जाए? मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ, जब मदरसा से वहाँ पे इस्लामी पढ़ाई, कुरान की पढ़ाई दी जाती है, तो वहीं पे अंग्रेजी पढ़ाई क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा एक ही सवाल है। इस देश ने हक दिया है, इस देश ने मुसलमानों को हक दिया है कि वो सारे छोटे बच्चे जो उनके मजहब के हिसाब से, लड़कियां भी हिजाब पहनकर अपने मजहब के जैसा कहा जाता है उसी नाजुकी को रखते हुए दिमाग में उनको मदरसा में जाकर पढ़ाई दे सकते हैं। उसी मदरसा से अंग्रेजी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई दे सकते हैं, जहाँ सारे बच्चे इस्लाम को भी जाने और डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने। वक्फ बोर्ड का इतना सारा प्रॉपर्टीज पड़े हुए, क्यों उनका पैसा मदरसों को नहीं जा रहा है? मैं आपसे ये कतई नहीं पूछूंगी कि क्या आप प्रेशर फील कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद और आप जिस तरह से एकदम घर घर और उन गलियों तक भी आप पहुंच जा रही हैं जहां पर कोई जाने से डरता है, तो प्रेशर तो मेरे ख्याल से ओवैसी साहब फील कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस कांग्रेस को वो गाली देते रहते थे, या जिन रेवंत रेड्डी को
वो आरएसएस का एजेंट कहते थे, आज वो उन्हीं के साथ मिल रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। प्रेशर है उनके ऊपर। जी भाई, मैं एक ही बताती हूँ, जब तक लोगों का कदर करना कोई भी पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ नहीं जानता है तो खिचड़ी बनाना ही जानता है। वो जो लोगों के सुख दुख जानने की कोशिश करता है उसको तो खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। हम किसी से खिचड़ी नहीं पकाते हैं। मैं स्वयं कितने सारे मदरसों को गई, खाना दी उन लोगों को, कपड़े दी मैं उनको, बुक्स दी मैं उनको, कंबल दी मैं उनको, कितनी ऐसे पसमंदे औरतों के घर गई, राशन दी मैं उनको, मेडिकल कैंप्स करी मैं उनको, मुफ्त में दवाई दी मैं उनको, यहाँ तक कि उनको हेल्थ का भी मैंने मुफ्त में दी। ऐसा कितने सारे मुसलमान औरतें हैं जिनके लिए अगर टेलरिंग आता तो काम दिलवाई मैं उनको, और टेलरिंग का मटेरियल उनको देकर उनको उसके वजह से महीने को कुछ ना कुछ आमदनी दिलवाई मैं उनको। प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे योजनाएं लेके आए। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें क्यों नहीं ये लोग लोगों को पक्का घर बनवा के नहीं दिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी अच्छे कार्यक्रम करते हैं, ये असदुद्दीन जी उनके वो पसमंदे के गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में इस सच्चाई को जाना नहीं चाहते हैं। उन लोगों तक जाएगा तो वो लोग मोदी भाई को प्यार करने लग जाएंगे, पसंद करने लग जाएंगे। यहाँ तक बताइए आप, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, क्यों इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब है तब का तब, बिना, जो कुरान कहता है कि आपको तलाक 3 बार कहने के लिए 9 महीने से लेकर 12 महीने का वक्त लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो बीच में दलाल रहते हैं, नन्हे मुन्ने लड़कियां जो मुसलमान घरों से आते हैं, बेचारे जो गरीबी में रहते हैं। आप ही सोचिए, अगर एक घर में 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अगर पहला बच्चा लड़की हुई है, क्या उसके बोझ नहीं रहता उसको कि बाकी के बच्चों के लिए मम्मा पापा को मदद करे? जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है वो किस प्रकार से मदद कर सकती है? किसी से ब्याह कर कोई 60-70 साल का आदमी से ब्याह करा देते हैं, 14 साल 15 साल मुसलमान लड़की का। अब बताइए वो लड़की आवाज किस पे उठाना चाहिए? बताइए वो लड़की आवाज किस पे उठाना चाहिए? अरे हमारे घर के बच्चियां, क्या हम लोग करेंगे वैसा? तो गरीबी तो करवा रही है ना उनसे ये सारा काम। आप उनकी आवाज बनती रही हैं, उनकी आवाज उठाती रही हैं, या जैसे अभी भी आप बात कर रही हैं, तो क्या यही कारण है कि आपको उन मुस्लिम महिलाओं का भी साथ मिलता रहा है हिंदुओं के साथ साथ? हाँ भाई, क्योंकि मैं महिला हूँ पहले। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई हूँ, ना सिख हूँ। मैं महिला हूँ पहले, मैं बच्चों की माँ हूँ पहले। अगर मेरे बच्चे मेरे घर में 3 बार दिन का अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हर बच्चा का हक बनता है कि वो अच्छा खाना खाए। अगर मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो हर बच्चा का हक बनता है वो भी अच्छा पढ़ाई करे और तरक्की करे, उन्नति करे।